अलादीन, सिम्बा और अली बाबा 40 चोर। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज भी अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया जानती है। We're not Amazon, we're Alibaba. अलादीन। लेकिन अगर इन कहानियों को गौर से देखा जाए तो इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है। इन कहानियों के सारे हीरोज मुसलमान कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस कहानी अलादीन असल में एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन के बारे में थी। लेकिन आखिर क्यों? ये सब आखिर हुआ कैसे? ये जिन करेगा आपकी खिदमत। ये कोई छोटा मोटा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस सब के पीछे मुसलमानों की एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जिसे आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वो है दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी, और इन अदर वर्ड्स एक मुस्लिम हॉलीवुड। ये ले, अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम, लेकिन पहले पैसे दो। बेहतरीन किताबें और मखतूतात। आज तक दुनिया में मुसलमानों की 3 बड़ी एम्पायर्स रही हैं। खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत। खिलाफत राशिदा वो एम्पायर थी जिसने थोड़े से टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को क्रश किया। और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त टाइम था, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सिर्फ जंगों और जंगों में ही बिजी थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत राशिदा अपनी ताकत की पीक पर पहुंची, खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई, जिसके बाद खिलाफत एक नए खानदान के पास आई, बनु उमैया। उमैया खिलाफत में मुसलमानों की ताकत और भी बढ़ी। लेकिन मुसलमानों की इस एम्पायर में एक बहुत बड़ा मसला था। बनु उमैया सिर्फ एक अरबों की खिलाफत थी, जो सिर्फ अरबों को ही बादशाह समझते थे और बाकी कौमों को वो अपना गुलाम कहते थे। उसी तरह जिस तरह आज के अरब बादशाह पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए बनु उमैया की खिलाफत में मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में कभी भी आगे नहीं जा सके। लेकिन आखिर उमैया खानदान के बाद दुनिया में मुसलमानों की तीसरी खिलाफत आई, जिसने आने वाले मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका नाम था अब्बासी खिलाफत, जिसे आज तक पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। Of knowledge, Baghdad was the center of it all. अब्बासी खिलाफत के आते मुसलमानों ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी कि अब मुसलमानों को और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों के बॉर्डर्स एक तरफ चाइना से लेकर दूसरी तरफ स्पेन तक फैले हुए थे। तो अब जब जंगें खत्म हो चुकी और हर तरफ पीस और अमन फैला हुआ था, मुसलमान बादशाहों ने पहली बार अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर ऐसे लफ्ज की तरफ की जो कुरान में सबसे पहले नाजिल हुआ था। इक़रा, रीड। Muhammad, read. और फिर इसीलिए अब्बासियों ने दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बगदाद। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी कि अगर दुनिया में कोई भी पढ़ना और लिखना चाहता है, वो मुसलमानों के इस शहर बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो। तो ऑफ कोर्स ये सब देखकर दुनिया में जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग थे, वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US. Students studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा।
But wait, ये सब हमने बचपन से बार बार सुना है कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे. But ये वीडियो मुसलमानों की साइंस की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में है, जिसे आज हम सब भूल चुके हैं. क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी और टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बल्कि सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ आर्ट्स में भी पूरी दुनिया से आगे होना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है. B2 Spirit. लेकिन आर्मी के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी है. अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को भी इस बात का अच्छी तरह पता था. इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे. पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद आए. और इस तरह बगदाद में पूरी दुनिया के कल्चर्स और कहानियां जमा होने लगी. और बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो जाते थे. और इस तरह यहां से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी. और यहीं से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई. तो जिस तरह आज एक फिल्म या मूवी में एक हीरो या एक्टर होता है, The name's Bond, James Bond. उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती. हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर जोर जोर से लोगों को कहानियां सुनाया करता था. हुकूमत को आपके बादशाहों की कहानियां, जिन्नात की कहानियां और इवन पैगंबरों की कहानियां. बगदाद के इन हिकावतियों की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से जमा हो जाते थे. और अगर उसकी कहानी अच्छी होती थी, उसे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन कहानियों का बिजनेस इतना बढ़ने लगा अपने दरबार में कि ये पहली बार एक पूरी इंडस्ट्री बन गई. बल्कि यहां तक कि लोग ट्रेनिंग्स लेने लगे कि एक अच्छी कहानी बनाते कैसे हैं. जिस तरह आज लोग फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सीखने जाते हैं, लेकिन बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला था. ये सारी बस आम कहानियां थी. इन्हें किसी ने भी गौर से सोच समझकर नहीं लिखा था, जिसमें बहुत सी कहानियां बिल्कुल बोरिंग कहानियां थी. जिस तरह आज फ्लॉप फिल्में होती हैं. आपको थप्पड़ कैसी लगी? भारी आवाज, स्कैरी पिक्चर. और ये बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डुबा रहा था. इसीलिए ये देखकर बगदाद के कहानी वाले हिकावतियों को समझ आ गई कि अब उन्हें एक ऐसा काम करना होगा, एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जिसे सुनकर लोग एक सेकंड भी इधर उधर ना देख सकें और बिल्कुल गौर से इस कहानी को सुनते रहे. और इन अदर वर्ड्स, हमें एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसे सुनने के लिए बगदाद का हर आदमी हर रात दूर दूर से चल कर आए. जिसके बाद यहां पर बगदाद में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे बगदाद तो क्या, आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी. और इवन आप भी वो कहानियां बार बार सुन चुके हैं. अलादीन, अली बाबा और सिम्बाद जैसी कहानियां. बगदाद के स्टोरी टेलर्स ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पर काम करना शुरू किया और उन्होंने इस कहानी का नाम रखा 1001 रातें, 1001 nights. Old stories. And they come from the 1001 Arabian Nights. 1001 nights. क्या अजीब सा नाम है, लेकिन इसी नाम के पीछे बगदाद की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सीक्रेट छुपा है.
और जैसे ये कहानी पूरी हुई, इस कहानी ने हमेशा के लिए दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कहानी 1001 नाइट्स आज भी दुनिया में पड़ी हुई है। ये किताब नहीं, बल्कि ये किताब, ये है 1001 नाइट्स। आई मीन, लुक एट दिस बुक। जैसे ये किताब पूरी हुई, बगदाद का सबसे बड़ा हिकावती ये किताब लेकर बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर हर तरफ से उसके आसपास जमा हो गए, और जैसे ही बहुत सारे लोग जमा हुए, इस आदमी ने उनके सामने ये किताब खोल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले एक बादशाह की, जो पर्शियन एम्पायर का शहंशाह था, और उसका नाम था शहंशाह शहरयार, जिसका पूरी दुनिया पर राज था। और दुनिया का हर बादशाह उसके सामने अपना सर झुकाता था। कोई भी इस दुनिया में शहरयार के हुक्म का इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन इस शहंशाह शहरयार की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शहरयार की बीवी और पर्शियन एम्पायर की मलका। कहा जाता है शहरयार अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन एक दिन शहरयार जब अपने महल पहुंचा, उसे बताया गया कि उसकी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने शहरयार को धोखा दे दिया। इस एक खबर ने शहंशाह शहरयार को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथों से अपनी ही बीवी को मार डाला। लेकिन अपनी बीवी को मारने के बाद भी शहरयार का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि अपने बीवी के धोखे की वजह से अब शहरयार दुनिया की हर औरत से नफरत करने लगा। दुनिया की हर औरत उसे धोखेबाज लगने लगी, और इसी गुस्से में उसने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि आज के बाद मैं हर रात एक कवारी लड़की से शादी करूंगा। जाओ लेकर आओ, और सुबह होते ही मैं उस लड़की को मार डालूंगा। फिर शहरयार ने अपने वजीर की तरफ देखा और कहा, अगर एक रात भी तुमने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अब शहरयार का वजीर एक बहुत ही शरीफ आदमी था, और वो खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन शहंशाह का हुक्म टालना अपनी मौत को बुलाना था। जिसके बाद ऑफ कोर्स वजीर हर रात शहर से किसी कवारी लड़की को जबरदस्ती उसके घर से घसीटकर बादशाह के सामने पेश करने लगा, और सुबह होते ही उस लड़की को मार दिया जाता था। इसी तरह 1, 2 या 3 रातें नहीं, बल्कि हजारों रातों तक शहंशाह शहरयार मासूम लड़कियों को हर सुबह मारता रहा, जिसकी वजह से पूरी सल्तनत शहरयार से तंग थी और उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन शहरयार को इस सब का जरा भी पछतावा नहीं था। हजारों लड़कियों को मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आने लगा कि बादशाह के शहर में लड़कियां खत्म होने लगी, और आखिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में एक भी कवारी लड़की नहीं बची। वजीर ने बहुत कोशिश की, हर तरफ शहर में ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली, और आखिर वो थक कर वापस अपने घर पहुंचा। जैसे ही वजीर अपने घर पहुंचा, घर में वजीर की 2 बेटियां उसका इंतजार कर रही थी, और वजीर की ये दोनों बेटियां कवारी थी। जब वजीर ने ये पूरी कहानी अपने बेटियों को सुनाई और उन्हें बताया कि आज उसकी दुनिया में आखिरी रात है, क्योंकि अब बादशाह शहरयार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरी आखिरी रात है। लेकिन यह सुनकर वजीर की बड़ी बेटी शहरजाद ने कहा कि अब्बाजान नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब्बूजान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे बादशाह के पास भेज दें। ये सुनकर वजीर ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? शहरयार तुम्हें सुबह होते ही मार डालेगा। लेकिन उसकी बेटी ने कहा, नहीं, बादशाह मुझे नहीं मारेगा। वजीर ने अपनी बेटी को बहुत मनाया, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी, और आखिर अपने बाप की जान बचाने के लिए
اس کی بیٹی شہرزاد رات ہوتے ہی شہنشاہ کے محل پہنچی، جس کے بعد جیسے کہ ہمیشہ ہوتا تھا شہریار اور شہرزاد کی شادی ہو گئی۔ صبح ہونے سے پہلے بادشاہ نے شہرزاد سے کہا کہ بتاؤ مرنے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شہرزاد نے بادشاہ سے کہا کہ میری صرف ایک ہی آخری خواہش ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور جب تک رات کو میں اس کو کوئی کہانی نہ سنا وہ نہیں سوتی۔ تو مرنے سے پہلے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو آخری کہانی سناؤں۔ یہ سن کر شہریار ہنسنے لگا اور کہا ٹھیک ہے، بلاؤ اپنی بہن کو۔ बुलाओ अपनी बहन को। شہرزاد کی چھوٹی بہن بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہا آپ کہاں تھی؟ آپ نے مجھے کہانی کیوں نہیں سنائی؟ شہرزاد نے اپنی بہن کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ شہرزاد اپنی بہن دنیازاد کو کہانی سنانے لگی اور شہنشاہ بھی پاس بیٹھ کر یہ کہانی غور سے سننے لگا۔ کہانی چلتی گئی اور رات بھی گزرتی گئی اور شہرزاد کے موت کا وقت قریب آتا گیا۔ جیسے ہی شہرزاد کی کہانی اپنی پیک پر پہنچی، صبح کا وقت قریب آنے لگا اور بادشاہ کے جلاد شہرزاد کو مارنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ یہ سنتے ہی شہرزاد نے کہانی سنانا بند کر دی۔ क्या हुआ؟ تم رک کیوں گئی؟ مجھے بتاؤ کہانی میں آگے کیا ہوا؟ لیکن شہرزاد نے کہا نہیں، باقی کہانی میں کل رات کو سناؤں گی۔ جیسے ہی جلاد کمرے کے اندر آئے، بادشاہ شہرزاد کی کہانی میں اتنا گھس چکا تھا کہ پہلی بار کئی سالوں کے بعد بادشاہ نے جلادوں سے کہا رک جا، میں اس لڑکی کو ایک رات اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی کہانی ختم کر سکے۔ اگلی رات شہرزاد نے وہیں سے اپنی کہانی شروع کی اور اس کہانی کو ختم کر دیا۔ درد، عقل۔ بادشاہ کو یہ کہانی بہت پسند آئی اور وہ خوش ہوا کہ اب وہ اس لڑکی کو مار سکتا ہے، لیکن بادشاہ کے حکم دینے سے پہلے شہرزاد نے ایک اور کہانی شروع کر دی۔ یہ کہانی بھی جب اپنی پیک پر پہنچی، جلادوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور ایک بار پھر شہرزاد نے اپنی کہانی روک دی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ شہرزاد نے کہا اس سے آگے کی کہانی میں کل سناؤں گا۔ تو بادشاہ نے شہرزاد کو ایک اور رات اجازت دی کہ وہ یہ کہانی بھی ختم کر دے۔ اگلے دن شہرزاد نے پھر یہ کہانی ختم کی اور ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ جلاد پھر اندر آئے، شہرزاد نے پھر کہانی روکی اور کہا اگلی کہانی میں کل سناؤں گی، اور بادشاہ نے اسے ایک اور دن کی اجازت دی۔ پھر ایک اور دن اور ایک اور دن۔ انہی کہانیوں کے اندر ایک رات شہرزاد نے بادشاہ کو ایک ایسی کہانی سنائی جو آج تک زندہ ہے، ایک مسلمان لڑکے علاؤدین اور اس کے چراغ کی کہانی، جسے آج ہم الادین کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی راتوں میں ایک بار شہرزاد نے شہنشاہ کو علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی سنائی، جو آج تک اتنی فیمس ہے کہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی کا نام بھی علی بابا ہے۔ We're not Amazon, we're Alibaba. اسی طرح شہرزاد نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، خضر علیہ السلام کی کہانیاں اور بہت سارے جنوں کی کہانیاں بھی سنائی، جو آج تک ہماری نانی اور دادیاں ہمیں سناتی رہتی ہیں۔ بھوت اس کو کھا لیتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو ان کہانیوں کو سچ سمجھ کر مسجد کے ممبروں سے بھی سناتے ہیں۔ کہ ہر بات اسی طرح شہرزاد کی کہانیاں چلتی رہیں اور راتیں بھی گزرتی رہیں، اور ہر رات بادشاہ اسے ایک دن اور کی اجازت دیتا رہا۔ تو 1000 راتوں کے بعد شہرزاد نے بادشاہ کو اپنی آخری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ مجھے ایک اور کہانی سناؤ۔ क्या हुआ? मुझे एक और कहानी भी सुनाओ। لیکن شہرزاد نے کہا نہیں، آج میری ساری کہانیاں ختم ہو گئی۔ آج ساری کہانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اور صبح ہوتے ہی جب جلاد دوبارہ اندر آئے، بادشاہ شہرزاد کی کہانیوں سے اب اتنا بدل چکا تھا کہ اس نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا میں شہرزاد کو معاف کرتا ہوں، मैं शहरजाद को माफ करता हूँ اور آج کے بعد شہرزاد میرے بلکہ پوری پرشین امپائر کی ملکہ ہوگی۔ بادشاہ نے آخر 1001 راتوں کے بعد شہرزاد کو معاف کر دی۔ اسی لیے اس ایک کہانی کا نام تھا 1001 Nights۔ اور آخر اس حکاوتی نے اپنی کتاب الف لیل و لیلہ بند کر دی۔ آخر 3 سال کے بعد جب یہ 1000 کہانیاں ختم ہوئی تو بغداد کے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ پچھلے 1000 راتوں سے صرف شہنشاہ
शहरजाद की कहानियां नहीं सुन रहा था, बल्कि बगदाद के सारे लोग भी यही कहानियां सुना करते थे, क्योंकि सुबह होते ही जिस जगह पर शहरजाद अपनी कहानी रोकती थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर ये हिकावती भी अपनी कहानी को रोक देता था। आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। और फिर इस कहानी के सस्पेंस की वजह से सिर्फ शहंशाह ही नहीं, बल्कि बगदाद के सारे लोग भी दूर दूर से आकर कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए जमा होते थे। और जैसे ये 1000 एपिसोड्स की कहानी खत्म हुई, यहीं से मुसलमानों के कैपिटल बगदाद से दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, जो मुसलमानों ने बनाई थी। ऐसा फैसला किया, बगदाद आने वाले 500 साल तक इसी तरह दुनिया का सुपर पावर रहा। लेकिन आखिर 500 साल बाद, जैसे कि हमेशा होता है, बगदाद की तबाही का वक्त भी करीब आया, क्योंकि अचानक बगदाद से बहुत दूर मंगोलिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे आगे जाकर नाम मिला चंगेज खान। चंगेज खान आहिस्ता आहिस्ता मंगोलिया से पूरी दुनिया को फतह करते हुए पहली बार बगदाद के करीब पहुंचा। और आखिर इसी चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 500 साल में पहली बार बगदाद को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन जब बगदाद के खलीफा ने हलाकू खान के सामने सरेंडर करने से इनकार किया, हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके और बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हर किताब को आग लगा दी, इंक्लूडिंग ये 1001 नाइट्स। हलाकू खान ने बगदाद की हर किताब को तो आग लगा दिया था, लेकिन उसके हमले से पहले बगदाद का साइंस और आर्ट्स पूरी दुनिया में फैल चुका था। मुसलमानों के हॉलीवुड की ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि बगदाद के 300 साल बाद, जब दुनिया के सुपर पावर मुसलमान ने यूरोप बना, किसी तरह 1001 नाइट्स की किताब पे यूरोप पहुंची। यूरोप में इस किताब को वर्ड बाय वर्ड फ्रेंच जबान में ट्रांसलेट किया गया, और ऑफ कोर्स ये किताब भी यूरोप में आग की तरह फैली। यूरोप का बच्चा बच्चा बगदाद के अलाउद्दीन, अली बाबा और सिंबाद को अच्छी तरह जानता था। मतलब बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री कभी मरी नहीं, बल्कि वो बगदाद से यूरोप गई। और फिर जब अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बना, अमेरिका के हॉलीवुड के भी सबसे पहली फिल्में इसी किताब पर बनाई गई। जब दुनिया में पहली बार कैमरा इजाद हुआ, तो दुनिया के पहले कैमरों से भी इसी किताब की कहानियों पर अली बाबा 40 थीव्स की फिल्म बनाई गई। This merchant from Basra is Ali Baba. 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, अमेरिका में अलादीन की फिल्म बनाई गई। और इवन आज तक अमेरिका बगदाद की इन्हीं स्टोरीज को बार बार बनाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाता है। Over $1 billion at the global box office. मतलब आज से 1000 साल पहले बगदाद में बनाई गई मुसलमानों की फिल्म इंडस्ट्री आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा है। Subscribe.